Today we are speaking in a Manus campus on today is the 15th of November, 15th of October, and as the coordinator, when he started the discussion, he said it's the same day where we lost Najib on 2016. It's October 14th October's night in a Mahi Mandvi hostel in JNU. The clash, so-called or reported clash in between JNU's ABVP's student. I have to speak in English or Hindustani, whatever you want. Whatever you want. ठीक है. तो 16 तारीख को 14 तारीख की रात में माही मांडवी के हॉस्टल में नजीब अहमद का झगड़ा, ये कहा जा रहा है झगड़ा, एबीवीपी के लड़कों के साथ में हुआ और 15 तारीख को नजीब अहमद गायब हो गए और आज 2016 से हम 2025 में हैं और आज तक नजीब अहमद का कुछ भी पता नहीं चला है। और अगर नजीब अहमद के केस को हम देखते हैं तो ये अंदाज़ा लगता है कि मुसलमानों के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन को लेके जो मुस्लिम आइडेंटिटी का स्ट्रगल है वो नजीब अहमद से जाहिर हो जाता है। नजीब का केस डिस्कस हुआ, लेकिन नजीब के केस के अलावा बहुत ढेर सारे केसेस इस तरह के हमने आईआईटी खड़गपुर में सुने, खुद जेएनयू में सुने कि कहीं लोगों ने सुसाइड किया, कहीं लोग गायब हुए। तो ये एक अंदाज़ा है। अब थोड़ा सा इसका पस मंज़र हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द बैकग्राउंड एंड बिहाइंड दिस। नजीब अहमद बदायूं के रहने वाले थे, आप सबको अंदाज़ा होगा। बदायूं एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम कंसंट्रेटेड टाउनशिप है। नजीब ने बायोटेक्नोलॉजी से जामिया हमदर्द में भी क्वालिफाई किया था, एएमयू में भी क्वालिफाई किया था, एज वेल एज जामिया में भी किया था और जेएनयू में भी किया था। तो दैट्स मीन ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। अब उसके बाद नजीब गायब कर दिए गए। मैंने बहुत ढेर सारे लोगों से, बदायूं के लोगों से बात करी उस वक्त में, तो उन्होंने ये मुझसे, मैंने उनसे पूछा कि इस पूरे एपिसोड के बाद जो है वो क्या आप अपने बच्चे को जेएनयू भेजेंगे। तो उनका जवाब था कि आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को दिल्ली भी नहीं भेजेंगे। तो दरअसल वो एक मैसेज है। आप अगर देखें कि जिस वक्त 2017 में, तो जो दो अवेलेबल डेटा 2012-15 के बीच का है, वो हमको ये बताता है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 12 से 13% के आसपास है और नॉर्थ इंडिया में वो 4 से 5% हो जाता है। तो नजीब का कोई केस हम लोगों के लिए, जो हम लोग कभी इस पूरे मूवमेंट को लेकर 4 साल तक चलते रहे, हालांकि सीए आने के पहले मुस्लिम आइडेंटिटी पे जो अटैक्स हो रहे थे उसमें सबसे बड़ा मूवमेंट नजीब का मूवमेंट था। और वो नजीब का मूवमेंट इसलिए सबसे बड़ा मूवमेंट था हम लोगों की नज़र में कि नजीब इंडिविजुअल हैसियत से फातिमा नफीस के बेटे हो सकते थे, नजीब जो है वो इंडिविजुअल हैसियत से बदायूं के एक स्टूडेंट हो सकते थे, लेकिन अपने आप में वो मुस्लिम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब जेएनयू जैसी जगह में नजीब के साथ ये हो सकता था और उस पर कोई कम्युनिटी का रिस्पांस नहीं होता और वॉकओवर दे दिया जाता, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर तो मुसलमान स्टूडेंट्स को एंट्री ही नहीं मिलती। तो जब तक मूवमेंट चलता रहा तब तक ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस पूरे केस में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस ने अपना रोल प्ले किया कि पहले एफआईआर करी गई, जब एफआईआर करी गई, मैं थोड़ा सा पस मंज़र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद 2016 में आप लोग कहीं और होंगे तो आपको ये लगेगा कि जो इस वक्त चल रहा है वो कुछ नया नहीं है। दीज आर ऑल थिंग्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन।
जब एफआईआर करने फातिमा नफीस पहुंची वसंत कुंज के पुलिस स्टेशन में, तो वो जो अपना कंटेक्स्ट बताना चाह रही थी उस पर एसएचओ वसंत कुंज ने कहा कि आपको अपने बच्चे को ढूंढने से मतलब है या एफआईआर की वर्डिंग से मतलब है, और बार बार वो किसी से टेलीफोन पे मोबाइल पे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, उसके हिसाब से उन्होंने एफआईआर लिखी। बहरहाल एफआईआर लिखी गई। एफआईआर के बाद कहीं कुछ हुआ नहीं। देन प्रोटेस्ट बिल्डअप होने जब शुरू हुए तो एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी मनीषी चंद्रा एक डीसीपी थे, वो उसको हेड कर रहे थे, और उस एसआईटी ने ये बताया कि नजीब अहमद को एक फेक विटनेस प्लांट किया गया, और उस फेक विटनेस ने ये इन्फॉर्म किया कि नजीब अहमद को उन्होंने ऑटो से जामिया या जामिया नगर जाते देखा है। तो दैट्स मीन कि नजीब निकले और मुस्लिम इलाकों में गायब हो गए। अब मुस्लिम इलाकों में गायब हो गए तो या तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम थी या मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको कहीं गायब कर दिया। वो नैरेटिव चलता रहा। फिर सीबीआई के पास इंक्वायरी गई। सीबीआई से पहले एसआईटी ने 2 महीने के बाद पहली बार कैंपस को सर्च किया। वो सर्च भी जब किया जब उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कैंपस को सर्च करने का। फिर उसके बाद वो केस सीबीआई को गया लास्ट, और जब सीबीआई को ये केस गया तो 1 साल के बाद सीबीआई ने कहा कि हम ने जो मोबाइल फ़ोन्स सीज किए थे, जिनके नाम उनकी मदर ने और आई विटनेसेस ने लिए थे, वो मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्ले ब्रोकन थे और पैटर्न लॉक लगे हुए थे, तो हम उसके पैटर्न लॉक को ओपन नहीं कर सके। ये कोर्ट का रिप्लाई था, एंड ऑन दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट इन अ कोर्ट। सो ये जो देश की, मुल्क की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका रिस्पॉन्ड ये था कि हम एक पैटर्न लॉक को ओपन नहीं कर सके। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वो केस जो मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट केस पूरे मुल्क का बना हुआ था, और सामने वाले जो मैं उनको एक्यूज ही कह रहा हूँ अभी, वो एक्यूज एक छोटे से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नामालूम लोग थे। एक प्रीमियर एजेंसी उन नामालूम स्टूडेंट्स की जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनके लिए उसने ये रिस्पांस हाई कोर्ट में दिया कि हम उनके पैटर्न लॉक नहीं खोल सकते। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने इंस्टीट्यूशन को कितना ख़त्म कर दिया है, कितना डिमोरलाइज, कितना, मतलब इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं बची है। इंस्टीट्यूशन कोर्ट में जाके कह रहा है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कोर्ट में जाके कह रहा है कि साहब हमने जो है वो पैटर्न लॉक ओपन करने की कोशिश करी, लेकिन पैटर्न लॉक ओपन नहीं होते। आप यहाँ बाहर मार्केट में निकलेंगे तो हर आदमी जो है 200-200 रुपये में वो पैटर्न लॉक ओपन करके आपके हाथ में दे देगा। फिर ये रोल जो है, अब इससे नाउ यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दैट कि हाउ सीरियस वाज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रिलेटेड टू दिस नजीब्स इन्वेस्टिगेशन। नाउ द रोल ऑफ द मीडिया। मीडिया ने 1 महीने के बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तकरीबन 20 दिन हुए थे, 20 दिन के बाद एक न्यूज़ चलाई कि नजीब अहमद को के लैपटॉप से ISIS का इंफॉर्मेशन मिला है, और ये इंफॉर्मेशन उनके लैपटॉप की हिस्ट्री से मिला है कि वो ISIS की वेबसाइट सर्फ करते थे, उनको देखते थे। और सम शॉने वाज अ जर्नलिस्ट एसोसिएटेड विद द इंडिया टुडे, उसने सबसे पहले ये खबर चलाई। इंडिया टुडे से ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया ने ली, हिंदुस्तान टाइम्स ने ली, और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों ने एक इमेज डालकर अखबारों में पब्लिश करना शुरू किया कि वो ISIS के 3 जो है वो टेररिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, और ये कोई इराक का मोसुल का कोई इमेज है, और उन 3 टेररिस्ट में वन वाज द नजीब, उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया है कैरिकेचर से।
बहरहाल फिर प्रोटेस्ट हुआ, हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर को ब्लॉक किया, टाइम्स ऑफ इंडिया के गेट के सामने जाके बैठ गए। जब पुलिस हेडक्वार्टर को ब्लॉक किया तो नेक्स्ट डे जो है वो जो पुलिस ऑफिसर एसआईटी को हेड कर रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने नजीब का लैपटॉप तो सीज किया था, लेकिन अभी तो हमने उसको लैब में भी नहीं भेजा, हमने ज़रूरत ही नहीं समझी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में। लेकिन मीडिया जो लैपटॉप लैब तक नहीं गया था, उनके पास उसकी हिस्ट्री आ गई थी, और उस हिस्ट्री में उनको ये मालूम चल गया था कि नजीब जो है वो आईएसआईएस की वेबसाइट्स देखते हैं। फिर हम लोगों ने इंडिया टुडे ग्रुप पे, टाइम्स ग्रुप पे जो है वो 50 लाख का डिफेमेशन सूट फाइल किया। जब डिफेमेशन सूट फाइल किया तो नजीब की मदर की तरफ से मैं अर्थराइज किया गया था आर्बिट्रेशन में बैठने के लिए। तो मुझसे जज साहब ने कहा कि जनाब, अब हिंदुस्तान में तो ये सब मामले होते नहीं हैं, ये आपसे कह रहे हैं, आप इनको माफ़ कर दीजिए, बस मामला ख़त्म कर दीजिए। तो हमने कहा हम माफ़ कर देंगे, अगर ये फ्रंट पेज न्यूज़ डाल दें, 2 दिन चला दें तो हम माफ़ कर देंगे, और फाइनेंशियल कंपनसेशन अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें। बहरहाल वो केस अभी भी चल रहा है। तो नाउ यू विल गेट द आइडिया। और फिर रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में कभी भी ढंग से सुनवाई नहीं करी। हम लोग अक्सर बात करते थे कि जब हमारा वकील बात करता है तो जज सो जाता है। अब आप सोचें कि वो जज जिसमें इस केस में हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में हेवियस कॉर्पस फाइल करी थी, यानी कि मिसिंग आदमी को ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी पुलिस को कोर्ट देती है। तो आपके कैंपस से अगर कोई स्टूडेंट सपोज करें कि गायब होता है, तो कोई भी जुडिशरी या पुलिस का आदमी पहले क्या करेगा? कैंपस में ढूंढेगा। 1.5 महीने के बाद कैंपस सर्च का ऑर्डर वहाँ के जजेस ने दिया था, और पुलिस कहाँ ढूंढ रही थी? इस कैंपस के आदमी को वो मेहंदीपट्टनम में ढूंढ रही थी, यानी कि जामिया नगर में ढूंढ रही थी। तो दैट्स अबाउट द। फिर जब इन्होंने ये कहा कि हमने ब्रोकन लॉक्स को, वो ब्रोकन जो इमेज है स्क्रीन या जो लॉक्स हैं उनको ओपन नहीं कर सके, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, और सीबीआई की जो केस क्लोजर की रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पूरा रवैया ये बताता है कि मुसलमानों के साथ में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस हो, सबका एक साथ है। और ये कोई आज से नहीं चल रहा। हम ये बात तो आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो, इंडिया का जो डीप स्टेट है, वो बाई नेचर इस्लामोफोबिक है, बाई नेचर एंटी मुस्लिम है। लेकिन 2014 के बाद इन सब को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला, और वो जो बात ये ढके छुपे कहते थे, ये खुल के कहते हैं। 26 मई 2014 में मोदी साहब ने ओथ लिया था। लिंचिंग्स और पॉलिटिकल किलिंग, जिनको हम लिंचिंग कहते हैं, टेक्निकली मेरे हिसाब से आई हैव विजिटेड मोर देन 85% विक्टिम्स फैमिली। तो ऑन द अकाउंट ऑफ द फैमिलीज आई कैन से श्योरली कि जो ये लिंचिंग्स हैं, 85% लिंचिंग्स जो हैं ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। पहली लिंचिंग इस तरह की हमने सुनी थी 1997 में स्टेन्स की। स्टेन्स को जो मारने वाले थे, दारा सिंह को मेन एक्यूज बनाया गया था, लेकिन उनके साथ जो को एक्यूज थे वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस भीड़ को लीड कर रहे थे। तो लेकिन ये सारी चीज़ें अंडर द कारपेट थी। लेकिन अब उसके बदलाव दो, जो हम लोग बार बार कहते हैं 2014, हालांकि राइट विंग के लोग कहते हैं 2014 से नया हिंदुस्तान बना है, हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 2014 के बाद नया हिंदुस्तान बना है। तो 26 मई 2014 को मोदी साहब ने ओथ लिया। 29 मई को पहली लिंचिंग हुई, जिसको हम पॉलिटिकल किलिंग कह सकते हैं या इलेक्शन जीतने का एक टूल कह सकते हैं। उसमें मोहसिन शेख को मारा गया। मोहसिन शेख कोल्हापुर के रहने वाले थे, पुणे की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करते थे,
और जब मोहसिन शेख मर गए, मस्जिद की सीढ़ियों पे उनकी लिंचिंग हुई थी। जब मोहसिन शेख की डेथ हो गई तो सोशल मीडिया में लिखा गया, वी हैव गॉट द फर्स्ट विकेट, हमने पहला विकेट ले लिया है। अब उसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो समझने की कोशिश करिएगा। मोहसिन शेख जब मर गए तो धनंजय देसाई को एक्यूज बनाया गया। धनंजय देसाई उस पूरी मॉब को लीड कर रहा था। वो मॉब हिंदू सेना नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की थी। जब धनंजय देसाई की बेल फाइल हुई और हाई कोर्ट में उनको बेल मिली तो उनको जिस जज ने बेल दिया था उसका नाम था जस्टिस साधना जाधव। एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड, यू कैन फाइंड इट ऑन फ्रॉम गूगल और समवेयर एल्स। तो जस्टिस साधना जाधव ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो मोहसिन शेख की विक्टिम की जो विजिबल आइडेंटिटी थी, दैट्स प्रोवोक द एक्यूज। यानी कि मोहसिन शेख की दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा उसने इमोशनली इतना चार्ज कर दिया कि उसने मार दिया। उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत मासूम आदमी, इसलिए हम उसको बेल देते हैं। इट्स हैपन इन बॉम्बे हाई कोर्ट, ये हुआ है। 2016 में एक लिंचिंग हुई और वो लिंचिंग हुई गोड्डा में। पूना इज अ क्वाइट cosmopolitan and developed town. Now we have to go back to our real भारत। गोड्डा में दो अंसारी ब्रदर्स जा रहे थे। वो गांव-गांव से जानवर खरीदते थे, कैटल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, और जाकर फिर वो बेचते थे शहर के हाट में। तो उनको एक राइट विंग की भीड़ ने घेर लिया। जब भीड़ ने घेर लिया तो उनको अंदाज़ा हुआ, तो एक का भाई और एक का भतीजा, एक का भाई और एक का बेटा, दोनों भागे। मैंने डायरेक्ट खुद उनसे बात करी थी विक्टिम से। उन्होंने फिर बाद में न्यूज़ क्लिक ने एक स्टोरी करी। न्यूज़ क्लिक का एक जर्नलिस्ट मेरे साथ में उनके घर गया था। तो वो भाग के पुलिस स्टेशन पहुंचे कि भाई फला जगह हमारे भाई को, हमारे बाप को भीड़ ने घेर लिया और वो उनको लिंच कर देंगे, आप चलिए। तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास डीजल फंड के पैसे नहीं है। वो फिर अपने रिश्तेदार के पास गए, 2-2.5 हज़ार रुपये उधार लिए, पुलिस को दिए। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो जो बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम चला कि एक आदमी की 16 जगह से, एक आदमी की 13 जगह से हड्डियाँ टूटी थी और उनकी डेड बॉडी वहाँ मौजूद थी। तो अर्लियर आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी आफ्टर 2014. नाउ आई एम टेलिंग द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, द रोल ऑफ पुलिस। व्हेन वी पीपल आर सेइंग कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, या कोई कहता है डेमोक्रेसी डेंजर में है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, मिस्टर एक्स जीते फिर मिस्टर वाई जीते। डेमोक्रेसी बनती है इंस्टीट्यूशन से। और जुडिशरी का मैंने आपको रोल बताया कि जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो चीज़ों को ठीक रखे, तो वो कहती है कि सामने वाले को राइट है कि किसी की दाढ़ी और टोपी से प्रोवोक होकर उसको मार दे। पुलिस के बारे में मैंने आपको उसका रोल बताया। फिर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी खड़ी कैसे होती है। तो डेमोक्रेसी खड़ी होती है इलेक्शंस से, जिसके बारे में आप और हम बात करते हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्शन में क्या हुआ है, बिहार में SIR हुआ है। आप लोगों ने भी SIR की डिस्कशंस, डिबेट सुनी होंगी, जिसमें कहा गया कि बाहरी लोगों को हटाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हम इससे पहले 22 साल भी पहले भी कर चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है, जो कि झूठ कहा जा रहा है। लेकिन उसके नतीजे में जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, तो तकरीबन 359 पेजेस का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, जिसमें उन्होंने कहीं भी पूरे 360 पेज में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम ये पूरा प्रोसेस इसलिए करा रहे हैं कि इसमें रोंगिया, बांग्लादेशी या बाहरी, कोई वर्ड ही नहीं था। नतीजा अभी जब आया है तो जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड इलाके हैं, उन इलाकों से 30,000 से 40,000, 25,000 वोट गायब कर दिए गए। यानी कि जो मुसलमानों की आबादी है बिहार में, दैट इज़ ऑफिशियल, दैट इज़ 16.9%, एंड मुस्लिम those who are not a part of new electoral roll, that is a 33%. It's quite equal to double, just double. यानी कि मुसलमानों के जो 50,000 वोट थे
और जिस प्रोपोर्शनेट में पूरी सोसाइटी के वोट कम हुए हैं, यानी कि 10 वोट अगर कम हुए हैं और मुसलमान एक थे, तो सारी कम्युनिटीज़ के एक ही एक वोट लूज़ हुए, लेकिन मुसलमानों के 2 वोट लूज़ हुए। तो अब इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि अब ये डेमोक्रेसी का जो चर्चा है वो कितना मीनिंगफुल बचता है। फिर हम बार बार ये कहते थे कि इस मुल्क में हमको प्रैक्टिस और प्रीच करने की आदत है, तो सबसे पहले प्रीचिंग के नाम पर एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया। वो एंटी कन्वर्जन बिल उत्तराखंड का है, वो एंटी कन्वर्जन बिल गुजरात का है, वो एंटी कन्वर्जन बिल उत्तर प्रदेश का है। अब वो अभी एंटी कन्वर्जन बिल लास्ट वीक पास हुआ है राजस्थान से, जिसमें ये कहा गया है कि कोई इंसान अगर किसी से कहे चलते फिरते, मैं आपसे कहूँ कि खुदा से डरना चाहिए, या कोई हम आपस में भी अगर ये कह दें कि यार ऐसी बात न करो, खुदा देख रहा है, तो उसको भी रिलीजियस कन्वर्जन में माना जाएगा और 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। अब जहाँ तक प्रैक्टिस की बात करें, तो आई वॉज द पार्टी एट द टाइम ऑफ कर्नाटकाज हिजाब केस। तो हिजाब का जो केस था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस इसलिए हो गया था क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो आपको पता है, मैं उसकी सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने ब्रीफ करता हूँ। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो तकरीबन 26 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हो रहे थे जो इस पूरे प्रोसेस में हिजाब की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, और बहुत क्योटिक सिचुएशन था। कुछ बच्चियां एग्ज़ाम देना चाहती थी, पेरेंट्स नहीं तैयार थे। वो कहती थी हम बगैर हिजाब के एग्ज़ाम दे लेंगे, एग्ज़ाम के बाद हिजाब पहन लेंगे। तो पेरेंट्स परमिट नहीं कर रहे थे, ट्रेडिशनल पेरेंट्स होंगे। कुछ पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि आप एग्ज़ाम दे दो बगैर हिजाब के, लेकिन बच्चियां तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि नहीं, हम हिजाब रिमूव नहीं करेंगे। और एक अच्छा खासा ग्रुप वो भी था जो नॉन हिजाबी था, बट दे डोंट वांट टू अपीयर इन एग्ज़ाम टू शो देयर सॉलिडरिटीज टू हिजाबी स्टूडेंट्स। वो भी एक ग्रुप था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल मैंडेट ये रहा है कि वो एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि एक सिंगल स्टूडेंट को भी उसके एजुकेशन के राइट से महरूम ना किया जाए। तो इस पूरे केस में मिलॉर्ड 26 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो केस चल रहा है उसको चलने दीजिए। जब ऑर्डर आएगा वी विल फॉलो दैट ऑर्डर, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के वक्त में इतनी लिबर्टी दे दीजिए कि जो हिजाबी स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम के वक्त में हिजाब पहनकर इम्तिहान दे दें। तो मिलॉर्ड उसके लिए तैयार नहीं हुए। 26 लाख बच्चियों ने कर्नाटक में 1 साल अपना पूरा ख़राब किया। तो अब आपके सामने कोर्ट भी है, अब आपके सामने पुलिस भी है, और ये सारी चीज़ें फिर भी समझ आती हैं कि मेरे नकाब से, मेरे किसी और चीज़ से कोई हो सकता है डिस्टर्ब हो। अब आजकल तो ज्ञानेश कुमार ने बिहार के इलेक्शन में कहा है कि हम तो हर पोलिंग बूथ में पर्दा लगा के चेक करेंगे, नकाब उतरवा के, कि कौन वोट देने आ रहा है, कौन वोट देने नहीं आ रहा। तो अब मुसलमानों का नकाब नेशनल सिक्योरिटी का भी एक मसला हो गया है। तो वो चलिए फिर भी समझ में आता है। एक नई चीज़ जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी जगह भी हुई, वो ये हुई कि मैं एक स्पिरिचुअल नारा, या एक, बल्कि नारा भी नहीं कहा जाएगा, एक इजहार है, आई लव मोहम्मद के नाम से। इस वक्त जो है मोर देन 5,600 केसेस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 320 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार। एंड व्हाट वाज अ क्राइम? क्राइम इज दैट कि दे सेड आई लव मोहम्मद। अब मसला ये है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर अरेस्ट हो रही है तो फिर जय श्री राम के नाम से भी होनी चाहिए, और जय श्री राम के नाम से हो जाएगी तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। भाई, आप एक किसी स्पिरिचुअल स्लोगन को, किसी रिलीजियस एक्ट को कैसे आप क्रिमिनलाइज कर सकते हैं? लेकिन मसला क्या है कि उस पर कोई एफआईआर जो हो रही हैं, वो एफआईआर आई लव मोहम्मद कहने पे नहीं हो रही। वो एफआईआर किस पे हो रही हैं?
अनलॉफुल असेंबली पे, वो एफआईआर हो रही हैं दो मज़हब पे के बीच में नफ़रत भड़काने के लिए। अब आई लव मोहम्मद से दो मज़हब के बीच में नफ़रत कैसे भड़कती है हमें नहीं समझ आता। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस जो हेलीकॉप्टर किराए में साल में एक बार लेती है कांवड़ियों पे फूल मारा डालने, फूल गिराने के लिए, ऊपर से वो फूल की पत्तियाँ गिराते हैं, पंखुड़ियाँ। और पिछली बार तो जो है वो मसाज का भी ऑप्शन था, यूपी पुलिस के लोग कांवड़ियों को मसाज कर रहे थे। तो वही यूपी पुलिस जो कांवड़ियों को मसाज कर रही थी वो घर घर जा रही है और वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में किसी के घर में अगर आई लव मोहम्मद लिखा है तो उसको जो है वो पोस्टर को हटा रही है या किसी बच्चे से छुड़ा रही है। तो अब ये हाल है। अब अगर आप इस पे भी कंप्रोमाइज़ कर लें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिकमत और मसलहत का दामन ना छूटना चाहिए, तो ठीक है, हम अपने से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अगला नंबर अगर अजान का आ जाए, भाई आई लव मोहम्मद पे अजान का अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि इससे पहले भी एक बहस चली थी, कुछ लोगों ने कहा था कि इस्लाम अजान को हिंदी में देना चाहिए। तो अगर अजान का मतलब समझ आ जाए तो फिर शायद अजान हो पाए, ये भी बहुत मुश्किल है, उस पर भी केस होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इस पॉइंट पे आके हमको भी एक रिवर्स गियर डालना चाहिए कि ठीक है, आप एफआईआर करते रहिए, हम लोग भी देखेंगे समझेंगे। हालांकि जो बुलडोज़र के केसेस हुए हैं वो बुलडोज़र के केसेस तो कुछ दूसरी वजहों से भी हुए हैं, काशीपुर के अलावा। काशीपुर में तो इस तरह के मामले में बुलडोज़र भी चलाए गए हैं। और तो और ये कर्नाटका में आई लव मोहम्मद पे कर्नाटका में भी एफआईआर हुई है। देवनगिरी में 60 लोगों के खिलाफ अनलॉफुल असेंबली में एफआईआर हुई है, जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है। तो अब आपको और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पूरा ट्रैक हम कैसे बदल सकते हैं। प्रॉब्लम पे डिस्कशन तो ऐसा है कि अगर मैं फजर पे हम लोग शुरू करें और नमाज और खाने का ब्रेक लेते रहें तो ऐशा तक भी सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये है कि अब इस पूरी क्राइसिस में आई लव मोहम्मद वाली क्राइसिस में आप देखेंगे कि कोई भी आदमी, वो बजरंग दल को आप छोड़ दीजिए या एक दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, अगर उसको सोशल डेमोग्राफिकल सेटअप में देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको 14% वोट मिला था भाजपा को, और ये 14% वोट ऐसा है जो हमेशा भाजपा को मिलता आ रहा है। जनसंघ को कभी कभी उससे कम हुआ, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इसलिए कम हुआ कि सारे हिंदू इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और दुर्गा समझते थे, इसलिए उन्होंने जनसंघ को वोट नहीं दिया। तो ये 14-15% पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हार्डकोर है, जो किसी भी हाल में आपसे दुश्मनी का हक अदा करेगी। लेकिन रेस्ट ऑफ देम अगर इसी केस में देखें तो एक बड़ी तादाद है जिन्होंने ये बात कही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक सिल्वर लाइनिंग है कि लोग खुलकर बोले हैं कि इस पे गलत बात नहीं होनी चाहिए और क्यों ये सब किया जा रहा है। दूसरा, हमको ये समझना चाहिए कि जैसा हम ये कहते हैं कि आप हम 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को समंदर में नहीं फेंक सकते हैं, वैसा ही हमको भी समझना चाहिए कि हम इन 85 करोड़ हिंदुओं को समंदर में नहीं फेंक सकते हैं। तो यू कैन नॉट रिप्लेस योर नेबर्स। तो अब हमारी अपनी, हमको वो गेटवाइज करना चाहते हैं, हमको वो कॉर्नर करना चाहते हैं, हमको वो अपने इकोसिस्टम में कैद करना चाहते हैं, तो हम उस रिस्पांस को पे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। हमने रोहिंग्यास को भी देखा है कि रोहिंग्यास के साथ में कहाँ से मामला शुरू हुआ और कैसे करते करते आखिर में ये आ गया कि उनके स्टीमर्स या छोटे छोटे शिप घूमते रहे, ना इंडोनेशिया ने लिया, ना मलेशिया ने लिया, ना ऑस्ट्रेलिया ने लिया। और हमने ब्लैक लाइफ का भी कैंपेन देखा है कि ब्लैक लाइफ्स के कैंपेन में यूएस में जिन सड़कों पर जो है वो काले लोगों को मारा जाता था, उन्हीं सड़कों पर काले लोगों की भी कम्युनिटी से एक प्रेसिडेंट भी निकलता है। खैर, उसके बीच में वहाँ के इंस्टीट्यूशन और वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ के जैसे हाइपोक्रेट नहीं है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम इमोशनल आइसोलेशन में जा रहे हैं, इमोशनल आइसोलेशन में जाने का मतलब ये है कि हमने नारा लगाया
और अपने लोगों के बीच में सीना कूटा और चले गए, तो वो मसले का हल नहीं है। वो आपको गेटवाइज करना चाहते हैं, वो आपको कॉर्नर करना चाहते हैं। तो हम कैसे मेन स्ट्रीम के स्पेस को पकड़ सकते हैं, हम कैसे अपने आप को, अपनी आवाज़ को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, हम कैसे अपने इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम में बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे मीडिया को अपने नैरेटिव पे लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात इमोशनल होकर या रिएक्शनरी होकर करी जाए, लेकिन ये एक समझना पड़ेगा कि एक लंबी आइडियोलॉजिकल बैटल में हम सब हैं, और हम सब उस खेल में हैं कि हमारे बीच में एक 5 किलोमीटर की रेस हो रही है, और हम अगर 100 मीटर में ही अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देंगे तो आखिरी में हम ये रेस हार जाएंगे। तो किस इशू में कितना रिस्पांस देना है, किस इशू में, अब अक्सर आप लोगों को ये लगता होगा यार इस इशू में तो कोई बोल ही नहीं रहा है, इसी पे सब जंग जीत लेनी है, हो सकता है आने वाले दिनों में। तो मुश्किल तो है, अब जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, अब आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आर्ट शुरू हो गई है, 4-6 दिन बाद होगा। वक्त में जिस इससे ज़्यादा ख़राब ऑर्डर नहीं आ सकता था। वक्त में जो ऑर्डर आया है दैट विल क्रिएट संबल एंड अयोध्या ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो अब उसमें हमारे पास में हम लोग, मैं तकरीबन 2,500 के आसपास मुकदमे पूरे मुल्क में देख रहा हूँ। हमको पता है कि 20 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 20 में 7 या 8 जो हैं वो ठीक हैं, 3 या 4 ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कभी हमारी तरफ हैं कभी उनकी तरफ हैं, और 7 या 8 ऐसे हैं जो हार्डकोर उनकी तरफ हैं। लेकिन रास्ते इसी से निकालने हैं, इसी मैकेनिज़्म से हमको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नहीं बोल सकते। तो उसी सब स्ट्रेटजीज़ के तहत हमको भी आगे बढ़ना होगा। बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ आप जाएंगे तो आप सिर्फ पीटे जाएंगे, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात करी, आसाम के हालात आपके सामने हैं, बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे लोगों ने वायलेंस पे चलने के लिए और जाने के लिए और इमोशनल रिस्पांस के लिए बहुत दबाव डाला। बाद में पता चला कि वो जो दबाव डालने वाले लोग थे वो खुद हुकूमतों के लोग भी थे। तो वो चाहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो झूठे इल्ज़ाम पे आपके हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आपने कोई वायलेंट रिस्पॉन्ड कर दिया तो फिर उनको आपको पीटने का, जेलों में डालने का, और जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो करने का एक लेजिटिमेसी उनको हासिल हो जाएगी। तो इस पे हमको ये समझना चाहिए कि कुछ कुछ इश्यूज़ को स्टूडेंट की कैपेसिटी से, सोशल मीडिया पे नाम चेंज कर सकते हो एनमस नंबर नेम के साथ में, हम कैसे एक कैंपेन को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, अपने ऊपर हो रहे जुल्म पे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अगर किसी भी बीमारी का इलाज, सपोज़ करिए कि कैंसर का इलाज नहीं मिल पा रहा है, कीमोथेरेपी सब कुछ हो रही है, स्टेज 4 का आदमी मिलता है तो डॉक्टर भी बोल देता है कि अब घर चले जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि वो ये कहता है कैंसर को बुखार है। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप बीमारी को बीमारी तस्लीम नहीं करेंगे, बीमारी को बीमारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसके इलाज के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हो सकता है इलाज इस वक्त नहीं हो, आने वाले कल में हो। तो जब तक आप बीमारी को बीमारी की तरह तस्लीम नहीं करेंगे, आप अपने होने वाले, अब आप कह दें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एक दो जगह, नहीं, सेलेक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है हमारे ऊपर लॉ का, सेलेक्टिवली हमको टारगेट किया जा रहा है, सेलेक्टिवली जेल भेजा जा रहा है, सेलेक्टिवली जुडिशरी बायस्ड है, पुलिस वाले सेलेक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं। मैंने एक दिन किसी से कहा था कि वो हमारा एक JNU में दोस्त था, अभी चला गया PhD के लिए ऑक्सफोर्ड में, तो गंगानगर का रहने वाला था वो। उसके शक्ल से और उसके चेहरे मोहरे से कोई भी आदमी जो है उसको देख के बता सकता था कि ये कश्मीरी है, जबकि वो राजस्थानी था, अपर कास्ट हिंदू था, शर्मा था। वो कहता था नदीम भाई कोई प्रोटेस्ट होता है, जब किसी की पिटाई नहीं होती मेरी पिटाई हो जाती है, पुलिस वाले मुझे चलते फिरते डंडी मार देंगे। तो ये बायसनेस है, ये इस्लामोफोबिया है, ये कहना पड़ेगा इस्लामोफोबिया है। तो जब आप कहेंगे नहीं तो डिस्कशन में नहीं होगा, कहेंगे नहीं तो सलूशन में नहीं होगा। तो बहरहाल आपने मुझे बहुत देर तक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।